ये तो एरिया में क्या क्या पढ़ा था लास्ट टाइम पे? इनवर्स का एरिया, वो अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन, राइट फंक्शन माइनस लेफ्ट फंक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव, इनवर्स का ए टू बी, बी टू सी वाला, मतलब ए टू बी, एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी, वो पढ़ लिया था ना, एफ ऑफ एक्स ए टू बी, एफ इनवर्स एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी विल बी बी इंटू एफ ऑफ बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए। ओके, तो वैसे तो थ्योरी खत्म हो गई, टॉपिक भी खत्म ही हो गया, बोल भी सकता हूँ खत्म हो गया। मतलब कॉन्सेप्ट के नाम पे तो इतनी ही चीजें थी। हाँ, एक छोटा सा है एवरेज वाला, बट एक आध क्वेश्चन करके दिखाओ। ग्राफ भी पढ़े थे ना? हाँ, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब आते भी है। वेरी गुड। चलो तो ठीक है, तो ये एक एफ ऑफ एक्स तुमको कुछ दे के रखा हुआ है, एक्स कमा वाई, बोलो कुछ भी, एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स बिलोंग टू एक्स कमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन, कितना ले लें? 9 9 ले लेते हैं। बढ़िया है। तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9, क्या बनेगा ये? ठीक है, ये बन जाएगा। और फिर वाई वाई भी तो कुछ तो लेना पड़ेगा ना, बोलो। वाई के लिए भी कुछ कंडीशन लिख दो। चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू -4, ठीक है, से लेके कहाँ तक? +4। चलो ठीक है, ले लिया +4, ठीक है ना। तो बताओ, एरिया बाउंडेड बाय बिटवीन द एफ ऑफ एक्स एंड एक्स एक्सिस। ऐसे लिखा अपन ने बस। तो ये इनइक्वालिटी समझ में आती है ना? ये लिखने का तरीका होता है, ज़्यादातर पीवाईक्यूज वगैरह तो इसी फॉर्म में लिखे रहते हैं। मतलब फंक्शन देख लेंगे अपन, कुछ अच्छे रहते हैं वो लोग, अपन ने बहुत ऐसे ले लिए। लिखने का तरीका ऐसे ही होता है उनका कि फंक्शन की कंडीशन साइड में डाल दी। ये तो बहुत ही आसान हो गया, पर ठीक है, नहीं आएगा, बताने का नहीं आंसर, तो ज़्यादा ही आसान हो गया यार। ठीक है, पर क्या करें। आया? नेगेटिव वाला भी लेंगे क्या? कुछ अच्छा बोल देना चाहिए था यार। ये -4 से 4 बोल दिया है ना, तो आधा ऊपर भी आ गया, आधा नीचे भी आ गया, राइट में भी आ गया, लेफ्ट में भी आ गया, चारों तरफ से सिमेट्रिक ही हो गया। खुद एफ ऑफ एक्स ही बाउंडेड हो गया बेचारा। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ नहीं चाहिए, एफ ऑफ एक्स का एरिया निकालना है। एक्स एक्सिस के साथ एरिया नहीं चाहिए, एफ ऑफ एक्स का एरिया निकालो। बाउंडेड फंक्शन है बेचारा, पेक है। गलत बनाया। y इज नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर -9, y लाइज बिटवीन -4 to 4। यहाँ पे मैं लगा लो इक्वल टू, क्या फर्क पड़ता है? हाँ ठीक है, लगा लो। नहीं लगाओगे तब भी एरिया बाउंड्री तो फर्क ही नहीं पड़ता। पॉइंट का एरिया क्या लोगे तुम, या लाइन का एरिया क्या लोगे? जीरो है? अरे रे रे, कितना है बेटा? 48। कैसे? ये 8 और उधर का 6 ना, सही है, हो गया। एक स्क्वायर का एरिया चाहिए, पता है, बेस इंटू हाइट, ए इंटू बी, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बनेगा। ये ऐसा लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9 बोलने का मतलब एक्स का वैल्यू -3 से +3। तो ये जो लाइन्स है ना, अगर मैं जस्ट समझाने के लिए इतना बड़ा बड़ा ड्राइंग कर रहा हूँ। पहला वाला जो इनइक्वालिटी है, ये -∞ से +∞ वाई कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो उसमें जो x की वैल्यू -3 से 3 है, ये वाला रीजन समझ में आ रहा है? ये इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा सकता है, ये वाली लाइन। ये जो चीजें दिख रही है, ये हुआ मेरे पास -3 से 3x वाला, ये है -3 और ये है +3। बट y की कंडीशन दे रखी है, अदरवाइज तो एरिया इनफाइनाइट हो जाता। सो एरिया इज
मतलब एरिया 4 और -4, तो ये -4 वाली लाइन और ये +4 वाली लाइन। तो मैंने पूछा है कि इसी कर्व का एरिया मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया, तो ये बेस हो जाएगा ना 6 और ये हाइट 8, तो 8 6 है, तो एरिया इज 48। बस इतना ही था। x is equal to x square less than 9 ना, ना किधर बोला, इसको बोलते हैं f of x is equal to x, y, that is all possible value of the point x, y such that x square is less than 9 and y lies between -4 to 4। ये लिखने का तरीका होता है, ये 2 डॉट नहीं दिख रहा तुमको, तो इसका मतलब होता है कि सिर्फ x, y वो पॉइंट चाहिए, वो रीजन चाहिए जहाँ पे ये x, y लाई करेगा, प्रोवाइडेड दैट कि ये सब कुछ ट्रू रहे, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला रीजन चाहिए अपने को, इतना ही होता है। ठीक है, ये फंक्शन में भी ऐसे डेफिनेशन में तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। चलो अगला करोगे, बड़ा ही आसान था। तो f of x इज इक्वल टू x, y सच दैट, अब मैं फंक्शन भी दे सकता हूँ ना, हाँ, मॉड ऑफ x ना, मॉड ऑफ, चलो ले लिया तो ले लिया, प्लस मॉड ऑफ y is less than 4। Find the area of the curve कर्व तो क्या कर्व बोलेंगे, हाँ कर्व तो बोल ही देंगे, कर्व में क्या बोलने में ना, हाँ फाइंड दी एरिया ऑफ f ऑफ x, छोड़ो कर्व बोलेंगे नहीं बोलेंगे, कर्व तो बोल देंगे, बाउंडेड रीजन जो आएगा उसका, तो फाइंड द एरिया ऑफ f ऑफ x। बड़ा ही आसान है ये भी, बस मैंने इसलिए दिया क्योंकि बहुत कम लोगों ने पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया था। ये x, y ही है, मोड और नहीं था पहले, बाद में मोड x प्लस मोड y है। कहाँ पे, ठीक है वो बराबर ही है ना, फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ एरिया, हाँ ना 16/2 ना, 16, अच्छा हाँ 32/2, 4 16 आंसर आया, 32 आया। 4 ट्राइंगल बनेंगे ना, 4 4 साइड वाले, मतलब परपेंडिकुलर और राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ, तो एक ट्राइंगल का एरिया 4 × 4/2 8, तो 4 ट्राइंगल का एरिया 32, तो सही है, डेफिनेट है ना। हाँ हाँ है भी, इसीलिए तो बोला ना भाई इतना फोर्सफुली, आज तक इससे पहले किसी टॉपिक के लिए बोला था फोर्सफुली PY क्विज करके आओ, नहीं यहाँ पे ज़रूरत है, इसलिए तो बोला है ना। मतलब अभी आगे के सारे टॉपिक्स के लेकिन करना ही है, कुछ टॉपिक्स के इजी आएंगे, कुछ टॉपिक के हर बार ऐसे ही मिलेंगे डेंजर, कुछ टॉपिक तो ऐसे भी हैं जिनके सिर्फ PY क्यू करके काम हो जाता है, एग्जाम्स में क्वेश्चन हो ही जाते हैं, पर नाम नहीं बताऊंगा, तुम सिर्फ PY क्यूज करोगे उसके। नहीं वेक्टर के लिए तो बहुत पढ़ना पड़ता है, नहीं बताने का थोड़ी रहता है, ऐसा आ रहा है, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है बाकी लोग का। 3 × पाई × e³ होल बाय 2, फिर से बोलो 2e³ + 1, पाई वाई नहीं आ रहा तुम्हारा, पाई के टर्म में तुम्हारा 4e³ + 2 और तुम्हारा 2e³ + 1, तो मोड y है ना, नीचे ग्राफ बनेगा, रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, बनाया ना, 4e³ + 2 होगा,
खैर वो मॉड एक्स होता तब भी यहाँ पे ग्राफ सेम ही बनता, मतलब सेम नहीं बनता, एरिया सेम आता। तो अगर मॉड एक्स लेके कर दिया तब भी एरिया तो सेम ही आ गया होगा, तो इसका सही होने के चांसेस ज़्यादा है। मतलब 4 तुम्हारा क्या है, 4 e क्यूब प्लस 2, वो 2 का मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। पहले y को ग्रेटर देन 0 अज्यूम करेंगे, बाद में करेक्ट, तो ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 दो चीजें होगी। या डायरेक्टली बोल सकते हो इफ इक्वेशन में जितने भी y है उनकी जगह पे अगर मॉड है तो जैसा पॉजिटिव y के लिए ग्राफ होगा सेम टू सेम नेगेटिव के लिए रहेगा, तो डबल कर देंगे। तब जैसा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का ग्राफ रहेगा सेम टू सेम थर्ड मतलब एक्स एक्सिस के नीचे भी रिफ्लेक्ट होगा। अगर x में मॉड होता तो y एक्सिस में रिफ्लेक्शन आता, अभी लेकिन x एक्सिस में तो आएगा ही। तो y पॉजिटिव अगर ले लिया मैंने तब तो ग्राफ मुझे पता ही है ना, तब मैं वो बचपन वाले कंडीशंस नहीं लिख रहा हूँ, y पॉजिटिव नेगेटिव, डायरेक्ट ग्राफ बना रहा हूँ, चलेगा ना। तो y अगर पॉजिटिव है, अब अगर वहां पे वैसे तो उन्होंने x का वैल्यू 1 से e क्यूब दे ही दिया है, नहीं दिया होता तब भी बिकॉज ऑफ द डोमेन, ये अगर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला x 1 से ग्रेटर ही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो ये लॉग ऐसा बनेगा, बट ये हुआ y इज इक्वल टू ln x। तो एक और ग्राफ आएगा y इज इक्वल टू माइनस ln x। अब दो कहानी होती है, यहाँ पे मैंने लेस देन दिया है, मतलब अंदर वाला या बाहर वाले में से कुछ आएगा। ये स्ट्रेट लाइन सर्कल में पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू कर्व हमने बहुत अच्छे से समझा था। तो एक साइड के लिए साइन पॉजिटिव होगा, दूसरे के लिए नेगेटिव होगा। कॉमन सेंस से भी समझ जाता है, बाहर जाएंगे तो y का वैल्यू इंक्रीज होते जाने वाला है, अंदर में कम है। या सोच भी सकते हो एक ही लाइन पे ऐसा सोचने का, इस पॉइंट पे ये y इज इक्वल टू ln x है, तो इधर में y स्मॉलर होगा ln x से या ग्रेटर होगा। तो ऑब्वियसली ln x मतलब ये x का वैल्यू सेम है, तो ln x का वैल्यू तो यही आने वाला है ना, जो भी रहेगा कांस्टेंट हो गया, नीचे आएंगे तो y कोऑर्डिनेट कम ही होने वाला है। तो ये नीचे वाला ग्राफ, बट सिर्फ इतने से काम चलेगा क्या? नहीं, बिकॉज अब यहां पे माइनस करेंगे तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी ना, मैग्नीट्यूड ऑफ y शुड बी लेस देन ln x। तो दूसरा वाला जो ग्राफ होगा y इज इक्वल टू माइनस ln x भी हो सकता है, होगा या नहीं होगा। y का वैल्यू मैंने लिख दिया -3, तो क्या दिक्कत है, log x का वैल्यू अगर 4 आ रहा है तो y का वैल्यू तो -3 हो ही सकता है ना। मोड ऑफ -3 विल बी लेस देन, हाँ ln x, मतलब होगा ना ऐसा, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें। तो यहां पे ये ग्राफ भी आ जाएगा, और फिर बाउंड्री क्या है लास्ट वाले, तो e क्यूब तक ना, तो x इज इक्वल टू 1 से e क्यूब जा रहा है। तो किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, ये दिख रहा है यार, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम ही रहेगा, तो यही निकाल लेते हैं। हाँ, तो मतलब ये 2 टाइम्स ऑफ ये वाला और ये वाला सेम है, तो मैं 2 टाइम्स ऑफ 0 2 नहीं 0 नहीं 2 टाइम्स ऑफ 1 to e क्यूब ln x को इंटीग्रेट करना है, खत्म। समझ में आया? बस इसका तो इंटीग्रेशन आता है, क्या होता है x इंटू ln x -1, ऐसा है ना, फ्रॉम 1 to e क्यूब, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2e क्यूब, ऐसे ही है, -2 4 हो जाएगा, 4 4 4। हाँ, इसमें क्या बाहर वाला 2 मल्टीप्लाई हुआ ना, सब तो कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ 1 तो पुट गया नहीं, ये 2 इंटू ई क्यूब इंटू 3 -1 यहाँ पे, ऐसा ना, और फिर माइनस में ये 1 पुट करेंगे तो ये 0, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 2, तो 4e प्लस 2, पक्का? हाँ हाँ ये +2 है ना यार, सही बात है। तो आधा निकालोगे तो वो भी ऑप्शन में रहेगा ही, -1 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। तो अभी ये मॉड y मॉड, हाँ इधर उधर राइट लेफ्ट दोनों मॉड तो समझते ही है ना, ये सब एप्लीकेशन दिखते हैं। बाकी तो पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला आते रहेंगे, एक आध और पैराबोला का क्वेश्चन करने का है।
चलो लिख लेते हैं, कुछ एक्सटेंडर भी लिख लेते हैं यार, कब तक मन से बनाएंगे। 9x² प्लस 4y²। अरे नहीं 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 रुको, ये दो पैराबोला से बाउंडेड एरिया निकाला था 4a 4b/3। अच्छा वो कर लिया था ना। हाँ ठीक है ठीक है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व y² माइनस 2y प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x² प्लस 2x माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0। हम लोग के एडवांस मार्क्स बहुत खराब आ गए क्या? 100 आए किसी के टोटल 100? अरे बाप रे, हाईएस्ट कितना है? किसका था? अच्छा मतलब इतने घटिया है। 100 कितने का पेपर होता है? 180 का ना? नहीं 195 का क्यों होता है? 165 होता होगा ना? 80 आधा % 80 आया किसी का? 80 भी नहीं आया? छोड़ो फिर नहीं पूछते। नहीं आया ना 80 किसी का? बहुत बढ़िया, जाने दो यार, तीनों सब्जेक्ट में वाट लग रही है। चलो अपन पेपर इजी बनाएंगे, बनाया नहीं है अभी। इस बार का तो टफ ही है, इस बार का पेपर बन गया, फ्यूचर में बनाएंगे अपन इजी, कभी तो बनाएंगे। अच्छा PYQs नहीं आए एग्जाम में, ऐसा ट्राई किया है बट फिर भी मेरा नॉलेज के बगैर इतने PYQ से यार याद थोड़ी रहते हैं कौन कौन से PYQ है। हर साल ही इतने सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, कहाँ से याद रखेंगे कि अच्छा यही PYQ, और सबके सब एक जैसे ही लगते हैं। PYQ की जो डेटा है अभी वो पैराबोला है, तो नॉर्मल क्वेश्चन भी तो पैराबोला ही दिखेगा ना, तो लगता है कि सब सेम ही है। तो गलती से आ जाए तो खुश हो जाना, ठीक है सॉल्व कर लेना, एक टाइम के बाद तो वो भी खत्म हो जाएंगे, फिर तो नए क्वेश्चन मिलेंगे ही। तो अगर गलती से आ जाए PYQ तो ऐसा मत सोचना अरे यार फिर से क्वेश्चन आ गया, वही करने का है, कर लेने का क्या दिक्कत है, ले आना मार्क्स। बोलो बेटा। नन भाई भाई कहाँ से आ जाए। चलो पहला वाला आया क्या है? करेक्ट है। और किसी का आया 4/3 दिख रहा है ना यार, वो कुछ तो अच्छे से कर्व है, वो y-2 दिख रहा है, ऊपर वाले में y² - 2y है, नीचे वाले में भी एक कांस्टेंट टर्म आ रहा है ना 2 के साथ। नहीं भी होता तब भी वो तो सेट हो ही जाता, प्लस माइनस कर ही सकते ना। तो ऊपर वाला जो चीज है सिंप्लीफाई हो रहा है थोड़ा सा, ये y- अच्छा 1 2 नहीं है रे, y-1 का होल स्क्वायर है, कितना बचेगा साइड में? तो 4x प्लस 4। ओके, एक पैराबोला जैसा दिखाई दे रहा है क्या? तो ये y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 होगा। ये आया एक पैराबोला, y² इज इक्वल टू -4ax जैसा है ना ये। अच्छा दूसरे वाले कर्व को देखो, तो दूसरा वाला कर्व क्या आ रहा है? ये वाला, हाँ ये सेकंड वाला है। तो x प्लस 1 द होल स्क्वायर -y प्लस 1 इक्वल टू 0। ओ वाओ, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू y-1। तो दिख रहा है क्या दोनों में सेंटर सेम ही आ रहा है? तो ओरिजिन शिफ्टिंग वाली कहानी हो गई।
हमने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के बीच का एरिया पड़ा है 4a/4b/3। तो यहाँ पे ये वो जो सेंटर वर्टेक्स था, वर्टेक्स ओरिजिन पे था ना, यहाँ पे दोनों का वर्टेक्स सेम जगह पे शिफ्ट हुआ है क्या, -1, 1 पे। तो ग्राफ अभी भी ऐसे ही बनेगा ना, एक ग्राफ ऐसा बनेगा, हाँ ये वाला ऐसा बनेगा, नीचे वाला द सेंटर इट एट -1, 1, और दूसरा वाला कैसे बनेगा, राइट वर्ड डाउनवर्ड, लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड, इधर माउथ ओपन रहेगा ना उसका, लेकिन वर्टेक्स यहीं पे आएगा ना -1, 1 पे। तो हमने पढ़ के रखा है ये वाला अगर लिखा होता है x² इज इक्वल टू 4ay और ये वाला अगर है y² इज इक्वल टू 4ax या -4bx जो भी है, सो एरिया कितना आ जाता है 4a इंटू 4b/3। हाँ लेकिन एरिया है तो वो मॉड में ही आएगा। तो यहाँ पे है क्या ऐसा सिचुएशन, डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा बताओ, अरे डायरेक्टली ये 4a का वैल्यू कितना है, 4b का वैल्यू कितना है 1, तो -4 इंटू 1/3 का मॉड, आंसर आ गया। ये समझा क्या किया कि कोई और भी कर्व आया ना, ये तो चलो पैराबोला थे तो डायरेक्टली हमने लिख दिया वहां से, कोई और भी कर्व आया लेकिन उनका इंटरसेक्शन या उनका जो मेन पॉइंट है, सेंटर हुआ या वर्टेक्स हुआ, किसी एक ही पॉइंट पे शिफ्ट हो रहा है, तो आप उसको ओरिजिन पे शिफ्ट कर लो। ओरिजिन शिफ्टिंग याद है, इसे यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, x+1 इज इक्वल टू कोई एक नया नंबर कैपिटल X और y-1 इज इक्वल टू कैपिटल Y, दोनों में शिफ्ट करते तो ओरिजिन शिफ्ट हो गया ना, तब भी एरिया तो सेम ही आता। समझ में आता है क्या, हाँ तो वैसा भी कर सकते हो, कोई और करवाया तो आप ओरिजिन को शिफ्ट कर लो। मतलब ये यहाँ पे सेकंड मेथड में मैं लिख सकता हूँ कि ये x+1 को कुछ ले लेते हैं x' या कैपिटल X लिख दिया, y-1 को y', देन जो इक्वेशंस बनेगी वो आपको कुछ ऐसे दिखेगी, ये y² इज इक्वल टू -4x' एंड x² इज इक्वल टू y'। तो इनके बीच का एरिया और एक्चुअल फंक्शन के बीच का एरिया सेम ही है, तो ये तो अपन ने पढ़ के रखा है ना, बस वही काम किया। मतलब ये x' है, नीचे वाले का आया स्मॉलर एरिया का एरिया चाहिए। ये ओरिजिन शिफ्टिंग वाली कहानी आनी चाहिए, काम की होती है, ठीक है। हाँ स्मॉलर एरिया, ये हटाओ पुराना वाला। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, बनाया, हाँ बनाओ भाई। लेकिन उसके लिए इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, किया कोफिशिएंट सेम नहीं कर सकते ना, x² और y² का कोफिशिएंट अलग अलग है, कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है क्या, हाँ तो कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करो, बढ़िया सा एक इक्वेशन बनेगा, उसका नाम कुछ है स्पेशल, 2D स्ट्रक्चर ही हो तो पता है मुझे, 2D तो उसका नाम कुछ तो था। अच्छा नहीं वो इक्वेशन बनाने के बाद दिखेगा, कंप्लीट स्क्वायर में लेके जाओ उसके बाद दिखेगा। तो बोलो हाँ, वो 3 बाहर निकालो, उसमें से 2 बाहर निकालो, y का है ये 9 है, गड़बड़ 9x, अच्छा मैं x के साथ देख रहा हूँ, उधर वहां देख रहा हूँ, थोड़ी होता है। थोड़ा सा और मजेदार कर सकते हो ना, पहले से 9 फोर्जा बाहर आ जाएगा ना, अच्छा तो वो ऐसा वाला, फिर ये 4y² प्लस 8y प्लस 4 इक्वल टू 0 ऐसा लिखा हुआ है भाई। इसमें से 9 बाहर निकालेंगे तब जाके ये x² माइनस 4x बनेगा,
और इसमें से 4 बाहर निकालेंगे तो ये वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 9 प्लस 4 ना कि -4 -4 प्लस 4 इंटू वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। 9 4 जा 36 ना, उधर भेज दिया, वापस डिवाइड कर दिया। करेक्ट। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 9 इलिप्स हुआ ये। हाँ गलती से ऐसा लिखने से क्या फायदा हुआ, थोड़ा सा पिक्चर समझ में आएगी। स्मॉलर एरिया कौन सा है वो पता तो चले, क्योंकि आप डायरेक्ट पुट करके इंटरसेक्शन निकाल लोगे नो डाउट, बट स्मॉलर एरिया और लार्जर एरिया कौन सा है वो तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ से अभी आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। आया आंसर? मेरे को मतलब वो सही हो रहा था कि कुछ तो इक्वेशन है ना ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx वाला, तो उससे मेरे को मतलब कैसे उससे हो सकता है इक्वेशन? वही इक्वेशन है, बस यहाँ पे x इंटू वाई का टर्म है नहीं तो उसको हमने सिंप्लीफाई किया। वहाँ पे जो इक्वेशन होती है सर्कल की इक्वेशन में तो कोफिशिएंट सेम होते हैं, तो ये सर्कल तो है नहीं। बाकी जो भी आएगा वो तो डिपेंड करेगा वो किस तरीके से फैक्टराइज हो रहा है। जैसे अगर POSL हुआ तो POSL तो 2 लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज होता है ना, तो अभी ये, लेकिन ये इलिप्स है, वही जनरल इक्वेशन होती है इलिप्स की भी, हाइपरबोला की भी, पैराबोला की भी। तब उसमें कंडीशंस के साथ में अलग अलग कर्व आता है। अभी पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला का कंडीशन हमको नहीं पता है, मतलब पढ़ा नहीं है, लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन तो करते तो आता है ना। तो ये जो भी इक्वेशन है वो ऑटोमेटिकली उसी फॉर्म में जाएगी ना जो जो उन्होंने लिख के दिया है। कोई और फॉर्म खुद से तो क्रिएट नहीं कर सकते, तो हमने बस कंप्लीट इक्वेशन में स्क्वायर में कन्वर्ट किया। तब 2 तरीके हैं, ओरिजिन शिफ्ट करके सॉल्व कर लो या फिर डायरेक्टली इंटरसेक्शन निकाल के सॉल्व कर लो। ओरिजिन शिफ्ट करके थोड़ा सा आसान पड़ेगा ना, तो मैं क्या करूंगा इसमें ना, ये x माइनस 2 को, ये दूसरा वाला तो कर लीनियर है ना, तो उसमें तो शिफ्ट करना बड़ा ही आसान है। तो x माइनस 2 को कुछ लिख दूं कैपिटल X और y प्लस 1 को कैपिटल Y, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी बताओ, ये एलिप्स जो बनेगा x स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। ये बढ़िया सा ऐसा एक एलिप्स बन गया ना। y का वैल्यू ग्रेटर है, ये 3 माइनस 3 2 माइनस 2, राइट। लेकिन अभी वो लाइन बदल गई है, लाइन तो अब बदलेगी ना, तो वहां पे भी स्मॉल x की जगह पे क्या आ जाएगा x प्लस 2। तो 3 इंटू कैपिटल X प्लस 2 प्लस 2 इंटू कैपिटल Y माइनस 1 इज इक्वल टू 10। ये समझ में आ रहा है? ओरिजिन शिफ्टिंग पढ़ा है, ठीक है। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x प्लस 2y कितना बच रहा है, ये 3 2 जा 6 माइनस 2, सही बोल रहा हूँ ना, प्लस 4 माइनस 6 इक्वल टू 0, ऐसे है। 3x plus 2y is equal to 6. गड़बड़ किया, हाँ माइनस 6 इक्वल टू 0 प्लस 6। ये सामने वाला 10 कहाँ गया? सही तो लिखा है। हाँ 10 को भी इधर लेके आया ना, प्लस 4 था, मैंने वो 10 को भी इधर ले आया। तो ये लाइन में इंटरसेक्शन पहले चेक कर लेते हैं यार, गलती से वर्टेक्सेस के साथ आ गए तो मजा आ जाएगा। ये हैंड पॉइंट्स ऑफ एक्सिस आ गया, तो ये 3 x का वैल्यू 0 पुट करो तो y कितना आ रहा है? अरे वाह, चलो मजा आ गया, थोड़ा तो कुछ फायदा हुआ। हाँ ये हुआ ना 0, तो दूसरा वाला भी देख लेते हैं यार। y का वैल्यू 0 पुट करो तो x कितना आ रहा है? 2। वेरी गुड, ये तो बढ़िया हो गया यार। तो ये एरिया निकालना है, स्मॉलर ऊपर से वो वाला, ये वाला ना। हाँ तो कितना आ जाएगा बताओ, किसी का आया आंसर अभी तक? ना ना उतनी मेहनत हाँ वो भी कर सकते हैं, अपर कर माइनस लोअर कर, बट इलिप्स है ना। पाई ए बी इधर टोटल एरिया, तो पाई ए बी बाय 3 सॉरी बाय 4 विल बी
एरिया ऑफ दैट फर्स्ट क्वाड्रेंट पार्ट ना, मतलब वो एक पार्ट का हो गया, उसमें से वो ट्रायंगल माइनस हाफ बेस इनटू हाइट। वो एक पार्ट का एरिया 1/4 ऑफ द टोटल इलिप्स माइनस एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। अगर इतना स्टैंडर्ड नहीं होता तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर ही लेते हैं, हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन तो आता है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है मनन, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डिराइव क्यों करना है बेटा, ये तो रट्टा मार के रखो यार, तुम लोग तो पढ़ने वाले बच्चे हो यार, तो जो चीजें लर्न कर सकते हो कर लो, काम आएगा एग्जाम में। तो आना चाहिए, वो बस एक छोटा सा गलती किया है, ए और एक्स आपस में इंटरचेंज कर दिया, x/2 इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय, ऐसा होता है ना। मेरे को याद होगा यार, देखो एग्जाम तुम लोग को देना है, मैं याद करके फिर रहा हूँ, क्या है चल रहा है। आपको ये मतलब सोचा कैसे आपने कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, मतलब ऐसे स्ट्राइक कैसे हुआ है? क्योंकि मुझे तो इलिप्स का ओरिजिन के साथ देखने में अच्छा लगता है ना, हम चीज़ों को सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा था यार, इतने बड़े बड़े मैं ना इधर इंटरसेक्शन निकालने के लिए वापस एक्स और वाई यहाँ पे पुट करूँगा, बहुत अजीब सी चीज़ें आएगी। अच्छा है वो फिर इलिप्स का सेंटर निकालो, वर्टाइसेस निकालो, इधर उधर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो अच्छा है वो, उसको मैं ओरिजिन पे लेके जाऊँगा तो बहुत आसानी से इलिप्स को बना सकता हूँ। तो जस्ट और दिख रहा था कि स्टैंडर्ड जो इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, उसमें एक ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, सिर्फ ओरिजिन शिफ्टिंग ना। अगर साइड में और एक्स का टर्म आ जाता तब हम ओरिजिन शिफ्टिंग नहीं करते, कोई फायदा नहीं मिलता। समझ में आया? या एक्स इंटू वाई का टर्म आ जाता तब दिक्कत थी, तब शिफ्टिंग करके क्या ही करते। नोट कर सकते हो अभी तक जिसका नहीं आया है, लिखो। इफ एफ ऑफ एक्स इज अ मोनोटोनिक फंक्शन इन ए टू बी, if f of x is monotonic function in a to b, closed interval a to b, if f of x is a monotonic function in closed interval a to b, then area bounded by y is equal to f of x, then area bounded by y is equal to f of x, x is equal to a, x is equal to b, and x equal to b, and y is equal to f of c. F of x is monotonic out of b, then where c belongs to a comma b, is minimum, then find c. हाँ फिर बाद में थ्योरम जैसा याद करके रखेंगे। Where C belongs ABB, then minimum area. The minimum नहीं, and the area is minimum, And the मतलब ऐसा है थोड़ा अच्छे से। If f of x is monotonic in a to b and the area bounded by this curve where c belongs to a comma b is minimum, then c is question mark. कैलकुलेट करने के बाद थ्योरम का रिजल्ट याद करके रखेंगे। जब मिनिमम मैक्सिमम आ रहा है तो कुछ तो खास कहानी याद आ रही होगी ना। हाँ डिफरेंशिएशन, और वेरिएबल कौन, सी ना, हाँ सी, हाँ करो तो मिल जाएगा सी का वैल्यू आसानी से। आया एक्स एक्सिस पे ने तो मोनोटोनिक फंक्शन ही हो गया, इनके पूरा पॉजिटिव हो गया। मुझे तो सी का वैल्यू चाहिए था ना ए और बी के टर्म में, सी तो पूछा है ना, नहीं आ रहा है। हाँ बड़ा सब सी शुड बी जीरो, नहीं एरिया ऑफ दैट सी शुड बी जीरो। एफडेस तो आया ही नहीं, एफडेस कहाँ से आ गया। एरिया देखो मोनोटोनिक फंक्शन है तो ग्राफ कुछ भी ले लेते हैं रैंडम सा, मोनोटोनिक है
y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी एंड y इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो ये मान लो कुछ ऐसा कर बन गया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं पे तो आप बनाओगे x इज इक्वल टू ए, तो ये लाइन आ गई, लेट्स x इज इक्वल टू ए, ये y एक्सिस था और ये x एक्सिस था, ये आ जाएगा मेरे पास b, चलेगा ना? हाँ, लेकिन एक और लाइन चाहिए एफ ऑफ सी, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, इसके बीच में कहीं पे आएगा ना c, तो लेट्स से ये एफ ऑफ सी आ गया। अब उसके लिए ये यहाँ पे c आएगा ना, a और b के बीच में लाई कर रहा है c, तो ये जो लाइन बनेगी उसका और एफ ऑफ एक्स के साथ में, और बाकी जो ऑर्डिनेट्स है, चाहो तो मैं उनको फिर से बनाता हूँ, ये वाइट कलर में तो दिखेगा कि ये ऑर्डिनेट्स है और एक्सिस अलग कहानी थी। दिखाई दे रहा है क्या कि सब कलर सेम ही लग रहा है? थोड़ा बहुत दिख रहा है ना? तो कौन सा एरिया, ये जो छोटे छोटे दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं वही ना, यही निकाला ना तुम लोगों ने? हाँ, तो ये एरिया और ये एरिया, इसमें एक्स एक्सिस का रोल ही नहीं है। क्या रोल है इसमें? एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स है, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व की कहानी यूज करेंगे ना। y इज इक्वल टू ये कांस्टेंट फंक्शन, एक वेरिएबल है, ऐसा सोच सकते हो आप। अभी करना चाहोगे या मैं ही करूं? ठीक है, करो। देख लो, एरिया का जो इक्वेशन रहेगा वो मैंने लिखा है, एक ए टू सी में अपर कर्व माइनस लोअर कर्व अलग रहेगा, सी टू बी में अलग रहेगा। आप मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बनाओगे तब भी ऐसा ही होने वाला है, एक अलग ए से सी में जो आएगा वो सी से बी वाले के लिए एग्जैक्टली उल्टा मिलेगा, राइट? हाँ, तो वो उन्होंने बोल के रखा है मोनोटोनिक, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो भी रहेगा, हमने इंक्रीजिंग लेके सॉल्व किया। तो इतना किया तुम लोगों ने, अब क्या करेंगे? हाँ, अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू जो भी करेक्ट, जो पैरामीटर है जिसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो वही वेरिएबल हुआ c। तो dA बाई डी सी कितना आएगा बता सकते हो? कितना? हाँ, वो तो 0 आएगा, बट इस एक्सप्रेशन से कितना आएगा? एफ डैश ऑफ सी नहीं ना बेटा, न्यूटन लैम्ब्रिज वाला फॉर्मूला, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी इंटू 1, सी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना? अबे सब 0 ही हो गया, तो 0 ही है, आंसर 0 ही है। ना अपने को सी का वैल्यू चाहिए रहेगा ना कुछ, तो 0 ही है। ए और बी के डब में यार, ये तो गड़बड़ हो गया। अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे, ऐसे होता है ना। किसका? हाँ, बी बाय सी, डी ए बाय डी सी इज 1, ऐसा? गलत क्या, इसमें न्यूटन वाला लगेगा ही नहीं, क्योंकि क्यों? इंटीग्रेशन x का है, हमको c का डिफरेंशिएशन करना है। हो हाँ, ये मोदी ने सही पकड़ा। ये जो सी वाली कहानी है वो इंटीग्रेशन के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, बट डिफरेंशिएशन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कौन वेरिएबल है। तो प्रोडक्ट रूल या चेन रूल, जो भी रूल्स रिक्वायर्ड रहेंगे वो लगाने पड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चंस हमने क्लास में किए भी थे। डिफरेंशिएशन का वेरिएबल है c, इंटीग्रेशन का वेरिएबल है x। ये ऊपर वाला c x को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये f ऑफ c इस इंटीग्रेशन से अलग था। तो या तो वो पार्शियल फ्रैक्शन वाली टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी, फिर पार्शियल डेरिवेटिव याद है? हाँ, या फिर इसको बाहर निकाल सकते हैं। बाहर निकालना है? चलो ठीक है, बाहर या तो एफ ऑफ सी ए टू सी डी एक्स 1 माइनस ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वैसे होगा तो ऐसे ही है। हाँ, और बाकी की कहानी भी आएगी कुछ, प्लस प्लस सी टू बी
एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस एफ ऑफ सी सी टू बी डी एक्स। इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन? दैट सी इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन, लेकिन ये अभी सिर्फ ए लिखा हुआ है। करेक्ट। अब डिफरेंशिएशन अब मुझे डी ए बाय डी सी चाहिए, तो यहाँ पे दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, नोट करने का मौका मिलेगा यार, समझ लो। क्या करोगे इतना नोट करके? कौन से नोट्स पढ़ते हो? 2 साल से पता है मेरे को। अब प्रोडक्ट तो है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, क्या आएगा? सॉरी, मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ सी इनटू सी माइनस ए इंटू इधर का इंटीग्रेशन एक्स का डिफरेंशिएशन न्यूटन लैम्ब्रिज से। तो इधर कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 इंटू सी का डेरिवेटिव 1। दोनों को साथ में प्रोडक्ट मिलेगा ना। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने गलत किया रे। तो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दूं? सी माइनस ए ओके, प्लस फिर माइनस माइनस क्या? अच्छा प्लस प्लस प्लस, हाँ प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल एफ ऑफ सी, ये सही बात है यार। चलो चलो चलो, अच्छी बात है यार। इनटू इनटू अभी और फिर से इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन इसका ना, तो इसका भी होगा। नहीं यार, अब तो मुझे लग रहा है यार मैंने इसका तो डिफरेंशिएशन कर दिया ना पूरे का। सही है। इसका डिफरेंशिएशन में पहला फंक्शन को डिफरेंशिएशन, दूसरे को एज इट इज छोड़ा, फिर पहले को छोड़ दिया, दूसरे का डिफरेंशिएशन 1 ही है। वो तो 1 ही है ना। हाँ, अभी इसका बताओ। हाँ, ये वाले को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो अब इसमें तो न्यूटन लैम्ब्रिज प्रॉपर लगेगा, तो माइनस एफ ऑफ सी इंटू सी का डेरिवेटिव 1। ए की वजह से तो 0 ही है ना, ए को तो लिखना ही नहीं है, ठीक है। फिर प्लस, अभी तीसरे वाले की कहानी ना, लोअर लिमिट को भी इंटीग्रेट करना है क्या उधर? वो तो एक कांस्टेंट है ना बेटा, थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करना था। अच्छा तुम बोल रहे थे, तो किसने बोला था अभी ए का डेरिवेटिव? कोई बोला, तुम ही होंगे। नहीं बोला सर। चल ठीक है, अभी इसकी कहानी बताओ। 0 माइनस एफ ऑफ सी, फिर लास्ट वाला भी आएगा क्या वापस से? हाँ, तो फिर से माइनस में प्रोडक्ट रूल, एफ डैश ऑफ सी इंटू बी माइनस सी, माइनस 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 प्लस हो जाएगा ना, एक बाहर का भी माइनस था। अच्छा प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं यार, मैं डिग्रेड कर रहा था। कुछ तो हुआ है। सही लिख रहा था शायद मैं, देखते हैं। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या आएगा बताओ? एफ ऑफ सी इंटू माइनस सी। क्या हो? हाँ, तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया। अभी कुछ कट हो रहा है, बट दैट वैल्यू शुड बी 0 ना। देखो देखो, कहीं तो कुछ कट हो रहा होगा। एफ सी अब ये कट हुए ना, माइनस से प्लस गया। चाय आई, चाय, थैंक यू। बहुत दिनों बाद आई है ना, जैसा लग रहा है मेरे को। चाय क्लास में आती है क्या? अच्छा हाँ, 4 बजे आती है ना। नहीं, सुबह भी आती है। आप इतने टाइम के बाद आपका सुबह मतलब लेक्चर आनी, तो 11 से 4 ही होता था पहली बार 7:30 को हुई बार। वापस से गलती कर दी इन लोगों ने। सही है। ठीक है, ये सही है। हाँ, अब क्या? एफ डैश ऑफ सी को कॉमन लो। ये भी एफ डैश ऑफ सी, ये भी एफ डैश ऑफ सी। अबे सारी दुनिया तो चली गई। तो एफ डैश ऑफ सी के साथ में सी माइनस है, माइनस बी प्लस सी, बट ये कहानी तो 0 चाहिए। तो सी का वैल्यू कितना आया? तो याद रख लेने का। अगर किसी मोनोटोनिक कर्व को कोई लाइन हॉरिजॉन्टली क्रॉस कर रही है और 2 पार्ट्स में अगर वो एरिया डिवाइड हो रहा है, तो वो एरिया का सम मिनिमम आएगा व्हेन दैट लाइन क्रॉसेस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन शुड बी a plus b by 2। हाँ, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो रहेगा वो आपका x कोऑर्डिनेट a plus b by 2 रहेगा, इंटरवल का मिड पॉइंट ना। अगर ठीक से देखोगे तो
ये सी जो है इसकी कहानी आई है, ये लाइन कहीं भी हो सकती है, ये एरिया में ज्यादा हॉरिजॉन्टल आ गया वगैरह, ऊपर नीचे कहीं भी जाए, ये जो सी है वो a प्लस बी बाई 2 है, तब मिनिमम मिलेगा। अगर वहां से लाइन क्रॉस करेंगे मोनोटोनिक ग्राफ की, तब वो एरिया का सम जो रहने वाला है वो मिनिमम आएगा। तो इसको ऐसे थ्योरम याद करके रखेंगे, नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा। मौका नहीं चाहिए, है ना मोदी? चलो हो गया। अच्छा, मैथ्स में अगर अभी जो डिफिकल्ट पेपर है उसमें अगर तुम्हारे 40-50 मार्क्स आते हैं तो वो ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि फिर तुम गधे हो गए। अगर 40-50 आ रहे हैं मार्क्स तो समझना कि ठीक है, चलो तुमको मैथ्स आ रहा है, मतलब एकदम ही खराब हो तुम मैथ्स में ऐसा नहीं है, लेकिन तुम मैथ्स के बेसिस पे बहुत ज़्यादा स्कोर कर लोगे, मतलब 80-90 ले आओगे मैथ्स में, उसके फिर चांसेस कम है। हाँ, एडवांस में ठीक ठाक मार्क्स आ जाएंगे, मेंस में मतलब जितने मेंस में आएंगे उतने एडवांस में भी आ जाएंगे, वैसा वाला कहानी है। मतलब अभी एडवांस का उतना प्रिपेयर किया नहीं है, उतना पेपर दिए नहीं है, और ठीक है टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन घर पे कौन सा पढ़ लिया तुमने? फोर्सफुली तुमसे सिंगल ऑप्शन सॉल्व करवाने के लिए कहा जाता है, वो भी आधी होती है, और वो भी सिर्फ नाम की एडवांस एक्सरसाइज है इसलिए आधी सॉल्व होती है, आधी डाउट आ जाती है। ऐसा भी बहुत सारे लोगों के साथ होता है क्योंकि उसका नाम है एडवांस एक्सरसाइज, नहीं होता तो शायद और 20% क्वेश्चन और बढ़ जाते हैं, मतलब उतने डाउट्स नहीं होते अपन एडवांस के नाम से। तो अभी एडवांस के हिसाब से आप जज नहीं कर पाओगे सब्जेक्ट को कि आपका कितना प्रिपेयर हो रहा है, क्योंकि आपने उसके लिए उतनी मेहनत नहीं करी। हाँ, अगर किसी टॉपिक में किसी ने उतना सॉल्व कर रखा एडवांस के नाम पे उस टॉपिक का और फिर उसके मार्क्स नहीं आ रहे, तो फिर उसको सोचना चाहिए कि मैंने एडवांस के लिए मेहनत किया था और नहीं आया। बट अभी जितना हम लोग बात कर रहे होते हैं क्लास में, जितना सॉल्विंग तुम लोग मुझे बताते हो कि तुम लोगों ने ये मटेरियल सॉल्व किया, उसके बेसिस पे किसी ने भी एडवांस की तैयारी ही नहीं करी है, ठीक है? तो एडवांस के मार्क्स के हिसाब से आप खुद को जज नहीं कर सकते। मतलब ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, डिमोटिवेट मत हो जाना कि अरे यार एडवांस में तो मार्क्स ही नहीं आते, टोटली 15-20 आते हैं। अरे जब प्रिपेयर ही नहीं किया तो कैसे आएगा, ठीक है? हाँ, मतलब मैथ्स में 5 आ गए, 10 आ गए, वो सब बराबर ही है, 5 आए कि 10 आए। अगर 40 आ रहे और 10 आ रहे तो डिफरेंस है, एक क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया, तुक्के में सही हो गया आधा, तो वो सब बराबर ही है। तो किसी के 5 है और किसी के 10 है, वो दोनों सेम है, ठीक है? किसी दिन इसके 5 आ जाएंगे, दूसरे वाले के 10 आ जाएंगे, बात बराबर ही है। तो वो सब सेम कहानी है। तो वो तो मतलब इससे तो ये पता चल रहा है कि आप एडवांस के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं हो अभी। तो ये टेस्ट तुम्हारी आंखें खोलने के लिए कि अच्छा तुमको एडवांस के लिए भी अलग से और पढ़ना पड़ेगा और मटेरियल सॉल्व करने पड़ेंगे, जो भी तुम्हारी प्रिपरेशन चल रही है वो इनफ नहीं है। और मेंस का भी ये मैथ्स वाले पेपर तो काफ़ी चीज़ों के लिए ऐसे हो रहे हैं, मतलब बाकी सब्जेक्ट का मुझे पता नहीं उनका मोटिव क्या क्या रहेगा ऐसे पेपर इस टाइम पे देने का। मेरा तो क्लियर है, मुझे सिर्फ 3 चीज़ें, या 3 भी छोड़ो, 2 ही मेजरली चाहिए। एक, आपको पेपर में टाइम मैनेजमेंट करते आए, मैथ्स को कितना टाइम देना है। दूसरा, आपको क्वेश्चन को पढ़ते टाइम, मैथ्स के क्वेश्चन को पढ़ते टाइम ये समझ में आए कि ये वाला क्वेश्चन मुझे एग्जाम में अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है। बिकॉज पूरा 100% होने के चांसेस बहुत कम है कि मेरे 25 के 25 सॉल्व हो जाएंगे, ये बहुत रेयर कहानी है। तो मुझे कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं वो मुझे समझ में आना चाहिए, और वो आधा सॉल्व करने के बाद नहीं, जब क्वेश्चन रीड कर रहे हैं तब समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो अगर ये 2 चीज़ें अगर इनमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो ये सारे पेपर्स जिस तरीके से अभी हो रहे हैं ये प्योर मेंस टाइप के ही हो रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत इजी हो रहे हैं, बहुत टफ हो रहे हैं, ये प्योर मेंस है। आप PYQ सभी कर भी रहे हो डेफिनेट के, तो प्योर मेंस टाइप के पेपर्स हो रहे हैं। तो आपको आइडिया रहे कि मतलब ये दोनों चीज़ों में कितना टाइम देना है मैथ्स को, क्योंकि मैथ्स में सिर्फ नॉलेज के मतलब नॉलेज रहेगा ये इनफ नहीं है, वहाँ पे ना वो एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बड़ा ही फैक्टर है। इवन जो मैथ्स में जो टॉप 100 लोग रहेंगे ना, उनमें भी वो जो आगे पीछे वाली कहानी होती है ना, उनमें उनके टाइम मैनेजमेंट की वजह से है। वो वहाँ पे भी जो रैंकिंग डिसाइड हो रहा है ना, वो किसने किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और किस क्वेश्चन को स्किप किया और किस क्वेश्चन पे कितना टाइम दिया, बस यही खेल डिसाइड हो रहा है। बिकॉज जिसका 10th रैंक आया और जिसका 100 रैंक आया, उनका नॉलेज सेम ही है, मतलब कुछ डिफरेंस नहीं है कि 10th वाला को बहुत
ज़्यादा नॉलेज था और 100 वाले को कुछ नहीं था, ये दोनों सेम ही है। शायद किसी और दिन वो 100 वाला 10th वाले से ऊपर आ जाए। समझ में आती है ना बात? तो वहाँ पे भी वो टाइम का फैक्टर है। आगे भी है ही ऐसा, मतलब 2000 और 3000 शायद दोनों का नॉलेज सेम था, या समटाइम्स तो 1000 वाला और 5000 वाले का भी नॉलेज सेम हो सकता है। अगर मतलब कोई बच्चा ऐसा है जिसका पेपर में थोड़ा काम खराब हुआ, उसको पेपर मतलब जितना वो डिजर्व करता था उससे खराब गया, और ऐसा होता है आप लोग के साथ टेस्ट में ऐसा हो भी रहा होगा ना, आपको जितना नॉलेज था उतना आप अप्लाई नहीं कर पाए बिकॉज आपको उतना टाइम ही नहीं मिला, और आपके जो सेलेक्ट किए आपने क्वेश्चंस वो थोड़े से गड़बड़ हुए। जिन क्वेश्चन पे टाइम डालना था घर जाके आ गए, पर पता चला यार वहाँ पे तो ये क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था या इसको टाइम नहीं डाला, बिकॉज वहाँ पे आपको वो पढ़ के क्लिक ही नहीं हुआ कि इस क्वेश्चन पे टाइम डालना है। ठीक है, तो उसमें ऐसा भी होता है। सेम लेवल के दो बच्चे, दोनों का रैंक आना था लेट्स 3000 आने का था, तो एक का आएगा खराब गया पेपर तो उसका गया 5000, दूसरे का अच्छा गया, उसने पेपर जो देखने टेक्निक्स थे वो अच्छे थे, वो पहुंच गया 1000 पे, तो द डिफरेंस बन गया 4000 का। ऐसा होता है। सेम क्लास के बच्चे, सेम पूरे साल उनका नॉलेज का जो तरीका था, साथ में पढ़ रहे थे, सेम मटेरियल सॉल्व किया, सेम लेवल की चीज़ें। मेरे ही स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं, मतलब अपने यहाँ पे नहीं थे, पहले की बात है, इस साल की नहीं है, कि सेम लेवल की चीज़ें चल रही है, सब कुछ सेम चल रहा है, लेकिन एक जा रहा है 1000 पे, एक जा रहा है 5000 पे, और वो एग्जाम देने के बाद ही पता चल गया कि इसको जितना नॉलेज था वो अप्लाई नहीं कर पाया, और इसको वहाँ पे और एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गए जो एक्सपेक्टेड नहीं थे कि ये इस टाइप के लेवल के भी आ जाएंगे। वहाँ पे कुछ लॉजिक से वो पेपर क्वेश्चन और बढ़ गए एक दो, मतलब जितना डिजर्व कर रहे थे उससे थोड़ा सा प्लस मिला एक को, और एक को थोड़ा सा कम मिला। द रीजन बिंग वहाँ पे उसके पास वो जो एक दो क्वेश्चन उस बच्चे के जो एक्स्ट्रा रहे थे, मेरे आंखों में उसकी शक्ल आ रही है, उसके बोलते टाइम के वो चीज़ें याद आ रही है मेरे को, तो अभी वो शक्ल बना के नहीं दिखा सकता, बट समझ जाओ, ठीक है। तो उसने बोला था सर मेरा ना ये सब चीज़ें हो गई थी, और वो कुछ क्वेश्चन था, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन मुझे पता था ये तो आने वाले ही नहीं मेरे को, मतलब पढ़ के समझ गया था कि ये तो नहीं आने वाले, और एक्चुअली वो बहुत टफ क्वेश्चंस थे। तो उसने वो 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो पढ़ के छोड़ दिए, पढ़ा अरे नहीं आएगा छोड़ो झाड़ो। तो बचे हुए जो क्वेश्चंस थे उसको लग रहा था ये क्वेश्चंस आएंगे, तो जो एक्स्ट्रा टाइम उसके पास बचा, उन बचे हुए जो 2-3 क्वेश्चन जिनमें उसको लग रहा था शायद आ जाएंगे, वो उसने कर दिए, कुछ जुगाड़ कर पाया वो एंड में, क्योंकि उसको जितना आता था वो कर चुका था। 10 मिनट बच्चे कुछ तो जुगाड़ करेंगे, क्या पता आ जाए, वो जुगाड़ जम गई उसकी। ठीक है, और दूसरा वाला जो बच्चा था वो तो एंड तक करे ही जा रहा था, और उसके आंसर नहीं आ रहे थे, सर गलत आ रहा था आंसर, मैंने कट किया फिर भी नहीं आया, दूसरा किया तब भी नहीं आया, तो फ्रस्ट्रेशन आ गया, पेपर और ख़राब हो गया। खैर दोनों आईआईटी पहुंच गया अलग बात है, बट रैंकिंग क्योंकि अच्छे बच्चे थे, दोनों काफ़ी अच्छे थे, 1000 5000 ये सब रैंक लाना काफ़ी अच्छा होता है। 1000 मतलब 1100 कुछ ऐसा था, राउंड फिगर में 1000 था, ठीक है, ऐसा एग्जैक्ट डॉट 1000 नहीं था। बात समझ में आ रही है? तो ये पेपर्स में आपको वो टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी सी हैबिट बन जाए, उसके लिए भी ऐसी चीज़ें हो रही है। मतलब मैथ्स में तो ऐसा हो रहा है जो रियलिटी में होने वाला भी है। अगर पेपर तुम्हारे साल में इजी आ गए गलती से तो बढ़िया ही है, कर देने का 70 80 90 मार्क्स 100 मार्क्स ले आने का मैथ्स में। बट जो ट्रेंड चल रहा है हम तो उसी के बेसिस पे जाएंगे ना। हाँ, अगर 2024 जैसे पेपर आ गए तो भाई कर देने का, आ जाएंगे 70 80 मार्क्स 90 मार्क्स, अबे 100 भी ला सकते हो। एक दो सेट तो ऐसे थे लोगों के 50 मिनट में मैथ्स के हो गए 80 मार्क्स, लोग डाउट कर रहे हैं तो भाई हम सब सही तो कर रहे हैं ना। हाँ ऐसा ही हुआ, क्योंकि कभी आया नहीं 2024 का पहला सेट एकदम ईजी, लोग डाउट कर रहे हैं अरे यार इतने मार्क्स कैसे आ रहे हैं, ये इतना मैथ्स हो क्या रहा है, हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। कि पहला मेंस में तो डाउट होता है कि सब इतने सही आ गए क्या। तो ऐसा अगर हुआ इजी तो ठीक है, मतलब ज़्यादा वहाँ पे ये मत सोचना कि तुमको बहुत ही ज़्यादा आ रहा, पेपर ही इजी है मान लेने का। तो हाँ, लेकिन वो एक ही साल हुआ है, लास्ट ईयर मतलब 2025 में फिर से पेपर टफ ही रहे अपने, 26 में भी टफ ही आने के चांसेस लग रहे हैं अभी तक। जिस तरीके से नीट का भी उन लोगों ने टफ ही बनाया, तो वापस से वो एजुकेशन को थोड़ा सा, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को एक्चुअल कॉम्पिटिटिव लगे लोगों को, थोड़ा सा स्कोर कम रहे वैसा ही बनाने की कोशिश कर रही है जो भी गवर्नमेंट बॉडी से। तो बढ़िया ही है, पढ़ने वालों के लिए अच्छा होता है वो। अगर तुम पढ़ने वाले हो तो अच्छा है, नहीं हो तो फिर कोई बात ही नहीं है।
ठीक है, यार मेरे सामने क्यों देखता हूँ? मेरे मैं बाकी लोग को भी देखता हूँ। एंड में देख आप। खैर ठीक है, तो जो पेपर हो रहे हैं इसमें किसको किसको लग रहा है कि हाँ हमारा टाइम मैनेजमेंट पेपर के जो टाइम इंटरवल है 3 आवर्स, उसमें से टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है? 4-5 लोगों को लग रहा है। एक्चुअली वेरी होता जाता है। कभी फॉर एग्जांपल फिजिक्स एकदम टफ आ गया तो उसमें सॉल्व करते करते 1 घंटा 10 मिनट चला गया फॉर एग्जांपल। हाँ यही सब तो सीखना है, ये तो टाइम मैनेजमेंट है ना। हाँ, तो फिर अभी ऐसा होता है कि केमिस्ट्री फटफट कर रहा है तो ही मैथ्स में टाइम मिलेगा, पर देखा तो केमिस्ट्री भी टफ है, तो फिर ऐसे तो 40 मिनट 50 मिनट कैम में भी चलेगा। तो मैथ्स लास्ट पेपर में ऐसा होता, तो मैथ्स ऐसा प्रॉपर 1 ही घंटा मैथ्स को देता, पर उसके पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ईजी था तो मैथ्स को 1.5 घंटा दिया था। तो वैसे बहुत ही वैरी होते जा रहा है मतलब। पर ये है कि तुमको समझ में तो आता है ना एग्जाम टाइम की, कि मुझे टाइम के बारे में भी इस तरीके से सोचना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये आता है ना दिमाग में। हाँ तो सही है फिर तो। और क्वेश्चन पढ़ के आप सोचते हो क्या ऐसा कि हाँ मुझे अभी अटेम्प्ट करना है या नहीं? सोचते तो पहले भी होंगे, लेकिन अब थोड़ी सी चीजें इंप्रूव हो रही है क्या? समझ में आता है क्या मैथ्स का क्वेश्चन कि इसको मैं टच करूँ कि नहीं करूँ, भाई आगे बढ़ूँ। मतलब अगर फंक्शनल मतलब मैं एग्जांपल देता हूं, फंक्शनल इक्वेशन का बहुत ही वो उल्टा सीधा आया। आता है, तो अरे पता है 10 मिनट के पहले नहीं आने वाला, स्किप। हाँ मतलब ऐसी चीजें तुमको लगती है कि ठीक है यार, और वो सही जाती है कि सब वो जो आपके गेस्ट रहते हैं सब गलत ही जाते हैं? नहीं वैसा गेस्ट नहीं रहा, तुक्का नहीं बेटा, क्वेश्चन ये है। वैसा तुक्का नहीं रहा बेटा, मतलब जो क्वेश्चन आपने स्किप किया एक्चुअल वो स्किप करने वाला क्वेश्चन था। हाँ ये चीजें हो रही है तो फिर बहुत बढ़िया है। मैथ्स में ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि कौन से क्वेश्चन को आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे स्किप करना है। मैं भी आप पेपर के एंड में एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, आप उस क्वेश्चन को कर भी लो, बट पहली बार में जब रीड कर रहे हो तो कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है ये आपको अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 100% कर पाना तो ऑब्वियसली टेंडिंग टू इम्पॉसिबल है, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप ये समझ पाओ कि मुझे इसका आंसर पूरा आएगा कि नहीं आएगा। आधा सॉल्व करने के बाद ना पता चले कि मुझे इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। होता है ना ऐसा, समझ में आता है ना, मतलब ठीक ठाक 70-80% क्वेश्चन में तो समझ में आता है ना ये हमसे बनेगा गिवन टाइम में कि नहीं बनेगा। नहीं बनेगा ये समझ में आ जाता है, ठीक है ये भी ठीक है ना, नहीं बनेगा पता है ना तुमको। हाँ वो और ज्यादा जरूरी है कि नहीं बनेगा, चलो इस पर टाइम बर्बाद नहीं करने का, तो फिर सही है। तो अगर ऐसा तुम्हारा धीरे धीरे मतलब ये सब चीजें अगर अभी तक तुम्हारी इंप्रूव नहीं है तो उस पर काम कर लेने का। ये सब पेपर्स में मतलब इस टाइम पीरियड में ये चीज तुम्हारे अंदर डेवलप हो जानी चाहिए। क्वेश्चन कौन सा स्किप करना है और कौन सा नहीं करना है और कौन से क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, ये पहले समझ में आए कि अच्छा इस क्वेश्चन को करने में मुझे कितना टाइम लगेगा। ऑब्वियसली 100% चीज़ें नहीं होती है, आप जितना मैक्सिमम कर पाओगे उतना अच्छा है, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को पढ़ के आप समझ पाओगे उतना अच्छा है, ठीक है। और बाकी अगर 40-50 मार्क्स डिफिकल्ट पेपर में आ रहा है तो अभी के लिए ठीक ही है, या इम्प्रूव हो जाए तो बढ़िया है। मतलब पेपर मेंस लेवल के ही आ रहे हैं और मेंस में भी थोड़ा सा हार्डर वाले ही है, मतलब हार्डर मेंस ही मिलता है। अपना पेपर अगर तुम उठा के देखोगे तो इजियर मेंस नहीं है या मीडियम मेंस भी नहीं है, सारे पेपर हार्डर मेंस टाइप के ही है। हाँ एडवांस ही होगा ना मतलब सिंगल। हाँ तो ऑलमोस्ट वैसा ही है, तो इसलिए मार्क्स भी उतने ही आते हैं। एडवांस में तो खैर फिर वो प्रॉपर चीज़ें हैं, तो वहाँ पे तुम्हारे 5 ऑब्जेक्टिव सिंगल ऑप्शन में से 2-3 क्वेश्चन हो जाते होंगे यूजली, बाकी का कुछ नहीं होता। उतना ही होता है ना, तो सिंगल ऑप्शन आपको आता है मतलब मेंस आता है। मोर देन 1 करेक्ट, जिस दिन ऑल करेक्ट हो जाएंगे तब मजा आएगा। एक दो हो जाएंगे, कम से कम एटलीस्ट 3 पूरे करेक्ट हो, उसके 12 मार्क्स मिले तो समझना कि वो टॉपिक आपको आने लग गया है एडवांस का। अगर 3 एटलीस्ट आ जाए, 4-5 आ जाए तो अच्छा ही है। 5 ही होते हैं यार, 3 आ जाए तो भी ठीक है ना। तो समझना है कि चलो आपको एडवांस का ये टॉपिक मुझे आता है। अभी ऑब्वियसली पूरा नहीं आता बट ठीक ठाक तो अभी एडवांस लेवल का भी आता है, मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस उस पर
आप रख सकते हो, कुछ नहीं आ रहा तो फिर तो बात ही अलग है। हाँ ये भी सही है, करेक्ट। खैर अभी वापस इधर आ जाते हैं, कोई दिक्कत इसमें? ये याद रहेगा? एक अगला क्वेश्चन करोगे या नहीं करोगे? आगे बढ़े, लिख लो यार चलो। एक्स क्यूब मतलब y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। इफ एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व्स आर, दिस कर्व ये सब जो लिखे हैं कहानी इज मिनिमम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये a लिखा हुआ है। तो ये सिर्फ मैंने हो अभी जानना, पहले क्वेश्चन कर लो फिर दूसरी कहानी। अच्छा पुराना वाला फॉर्मूला जो था वो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, हाँ एफ ऑफ सी कॉन्स्टेंट था, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ सी के साथ था ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे कट कर रही थी वो था। ठीक है, इसमें है क्या कोई हॉरिजॉन्टल लाइन? है ना, कौन सी? एक्स एक्सिस, सो वाई इक्वल टू 0। तो ये जो भी कर्व रहेगा उसने एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी के। सो ए 0 बी इज 2, सो सी इज ए प्लस बी बाई 2 दैट इज 1। सो 1 पे एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए y ने, दैट इज उसका रूट होना चाहिए, तो 1 पुट कर दिया तो 1/3 माइनस 1 प्लस ए इज 0, 2/3 आंसर आ गया। ये जो भी कर्व रहेगा मोनोटोनिक है ना, तो ये अगर मोनोटोनिक ग्राफ है ऐसा कुछ, तो ये वाला पॉइंट जो है वो 0 है और ये वाला 2 है, तो ये पॉइंट C इज इक्वल टू 0 प्लस 2/2 दैट इज 1, तब जाके ये एरिया मिनिमम आएगा। फॉर मिनिमम यही कंडीशन आनी चाहिए ना। तो ये तो एक्स एक्सिस था, तो एक्स एक्सिस पे C का वैल्यू 1, मतलब ये पॉइंट 1,0, तो x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू कितना आना चाहिए? 0, बस रूट आना चाहिए ना इन शॉर्ट, तो बस पुट कर दो यार 1/3 माइनस 1, तुमने ऐसे किया 2/3। समझ में आया? अच्छा वो मिनिमम मैक्सिमम वाले ग्राफ बनाते तो आते हैं ना, ये लाइन में से इधर का सिलेक्ट करो, इधर का सिलेक्ट करो, फिर हाँ यहाँ पे बहुत एप्लीकेशन मिलेंगे PYQs में। लास्ट ईयर के इसी साल शायद PYQs में भर भर के वो मैक्सिमम मिनिमम और मॉड आया, मतलब ऑलमोस्ट सारे सेट में उनमें से कुछ ना कुछ था। यहाँ तो मॉड फंक्शन के राइट में या लेफ्ट में, या फिर वो मिनिमम मैक्सिमम वाले के टर्म में फंक्शन डिफाइन किया है। लाइन वाइन बनती है, मैक्सिमम ऑफ x-1 3 - x जो भी है आता है ना, वो सब करवाने का जरूरत है। उसमें इंटीग्रेशन का कुछ नहीं हो, छोटे छोटे फंक्शंस है, बस वो ग्राफ बनाने वाला कहानी है, आता है ना। ठीक है चलो लिख सकते हो ये। फिर और एक क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं है, जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अगर मान लो ऐसा कोई और दो कर्व्स के बीच का एरिया तुमको दे दिया मिनिमम, बोल दिया मिनिमम, अब उसमें कोई अननोन है, ये तो लाइन थी ना, वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो आपको पता है कि सेंटर से कट कर रहा है। अदरवाइज क्या करोगे? अगर मान लो कोई और कर्व आ गए, ऐसे स्टैंडर्ड चीज नहीं आई, फिर भी बोला कि उनसे एरिया जो बाउंडेड एरिया बन रहा है वो मिनिमम है, करेक्ट, तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कोई और आ जाता, मान लो ये कर्व था और कोई और एक लाइन दे दी ऐसा, तो ये पॉइंट जो आएगा वो एक अननोन पैरामीटर के टर्म में कुछ तो आएगा, तो फिर इधर वाला एरिया और इधर वाला एरिया निकाल के मिनिमम करेंगे। एक कर्व आ गया कुछ ऐसा, एक लाइन इसको ऐसे कट कर रही है,
अरे बहुत ज़्यादा जगह कट कर रही है, इतनी ज़्यादा मत करवा। ठीक है, ऐसा कुछ, और ये ऐसा आ गया और इधर से लेके इधर तक। तो अभी ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है तो वो मिड पॉइंट आएगा, जरूरी नहीं है ना। तो फिर ये पॉइंट और मतलब ये एरिया, तो ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। हाँ, आप अगर रोटेट कर रहे हो चीज़ों को और गिवन लाइन को हॉरिजॉन्टल बना रहे हो तब चलेगा, पर रोटेशन में और मेहनत है। रोटेशन ऑफ द पूरा एक्सिस हाँ, तो बहुत दिक्कत है ना। तो ये ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको ये इंटरसेक्शन निकाल के पूरा वो जो था ए से सी, सी टू बी वाला कहानी लिख लो और फिर डिफरेंशिएट कर दो। कर पाओगे ना? ठीक है, चलो एक और चीज होता है अपने पास, एवरेज वैल्यू। एक आध क्वेश्चन और मोड वाला कर लेना था यार, मोड एक्स, मोड का वैसे तो कर तो लिए, ये जाने दो। अच्छा, अब एवरेज वैल्यू क्या होती है? द सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज ना, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। बट यहाँ पे वो फंक्शन के एवरेज की बातें हो रही है। तो कोई फंक्शन है अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो x इज इक्वल टू ए से b में इसकी एवरेज वैल्यू क्या आएगी ये बताने का है। तो क्या करते हैं हम लोग, a से b एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय b माइनस ए, ये पढ़ के रखा है। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म b माइनस ए ही होंगे ना। हाँ सही बात है, वेरी गुड। तो लिख लो, तो एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब ये y था तो ये y एवरेज ऐसा आएगा। द सम ऑफ ऑल y मतलब वही इंटीग्रेशन ना, हाँ तो वही लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया ना। एक्चुअली ये यहाँ से आया, अगर इसको और थोड़ा डिटेल में सोचोगे तो ऑल y का सम मतलब y का इंटीग्रेशन ना, a से b तक, और सारी चीजों का वो x का इंटीग्रेशन, मतलब वही सारे dx का एडिशन ना, तो सारे dx का एडिशन a से b तक। तो ये dx का एडिशन मतलब वो dx का इंटीग्रेशन, तो b माइनस ए ही आने वाला है। चलो तो क्वेश्चन लिखोगे इस पे, फाइंड द एवरेज लेंथ ऑफ ऑल वर्टिकल chords ऑफ हाइपरबोला। फाइंड एवरेज लेंथ ऑफ ऑल वर्टिकल chords ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एवरेज लेंथ ऑफ ऑल वर्टिकल chord ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 फॉर द इंटरवल एक्स फ्रॉम ए टू 2 है, गिवन दैट ए इज पॉजिटिव। इक्वल टू भी लगा सकते, ए से 2 है। अच्छा, कॉर्ड पता है ना, किसी भी कर्व के इनसाइड वाले 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को बोलते हैं कॉर्ड। इनसाइड नहीं, उसके सरकमफेरेंस के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन इज कॉर्ड ना, ठीक है। ठीक है, बहुत सारे कॉर्ड टेक्निकली वो एरिया ही बन गया ना वो कॉर्ड का। हाँ सही बात है। नहीं, लेंथ चाहिए ना,
हाँ तो फिर एरिया निकाल के हाँ मतलब कुछ हो जाए। शुरुआत तो ऐसे में लेंथ पहले लेंथ निकाल लो। हाँ वो एरिया ही है एक्चुअली, एरिया ही निकालना है, बस डिवाइडेड बाय वो करना पड़ेगा b माइनस ए। हाँ वो न्यूमरेटर तो एरिया ही है ना इंटीग्रेशन का। सही सोच रहे हैं, नंबर नहीं यार। लेंथ पूछा है तो उस लेंथ के वर्ड पे जाओ ना, लेंथ निकालो। क्या अभी ठीक है, वो एरिया के डब में समझ में आ गया, बहुत बढ़िया चीज़ है। कैलकुलेशंस के लिए क्या करोगे? ऑब्वियसली किसका इंटीग्रेशन? फंक्शन का, या फिर लेंथ निकाल लो, लेंथ का इंटीग्रेशन। तो लेंथ क्या होती है? वाई कोऑर्डिनेट ना, वर्टिकल लेंथ वाई कोऑर्डिनेट होगा, तो वाई का ही इंटीग्रेशन करना है, मतलब भाई फंक्शन का। तो ये हाइपरबोला का कर तो तुमको पता ही है ना, ऐसा होता है। अब बोल के रखा है ए पॉजिटिव है 2 से लेके 2a तक, तो ये कॉर्ड होगी ना वर्टिकल, तो इसकी लेंथ है एवरेज। तो पहले लेंथ का फंक्शन तो निकालना पड़ेगा। सो लेंथ मतलब ये अगर पॉइंट x, y है तो ये इधर वाली लेंथ तो y ही आएगी ना। सो लेंथ कितनी हो जाएगी? 2y ना। तो y कितना आएगा यहां से निकाल सकते हैं, बस इधर शिफ्ट कर देंगे। तो वो एक्स स्क्वायर बाय, मतलब यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर द होल मल्टीप्लाइड, मतलब इधर लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ऐसे ही कुछ है ना वाई का वैल्यू। तो 2b बाय ए इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज द लेंथ। तो एवरेज लेंथ अगर मुझे चाहिए तो ए से क्या हुआ, कुछ डाउट है बेटा? 2 मल्टीप्लाई क्यों किया बेटा? ये वाली लेंथ और ये वाली भी तो आएगी ना, इधर की भी वाई। हाँ तो जितना ये आएगा उतना ये सिमेट्रिक ग्राफ है ना, तो ये कोऑर्डिनेट वाई है, इधर का ये माइनस वाई होता है, तो डबल आएगी ना लेंथ। समझ में आ रहा है ना? तो बस इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ गया। इसका इंटीग्रेशन आता है क्या? डिवाइडेड बाय, लेकिन वो b मतलब 2a माइनस a करना पड़ेगा, यहाँ पे 2a तक जाना है। यार सब सही होगा, अभी क्या फॉर्मूला ही तो है ना वो, और क्या है। चलो और कुछ क्वेश्चन करना है कि आगे बढ़े? तो हेडिंग आगे जा रहे हैं, एरिया के और क्वेश्चन तो नहीं करने हैं नहीं ना, तो हेडिंग डालो डिफरेंशियल इक्वेशन, लास्ट टॉपिक ऑफ कैलकुलस। हमारा कैलकुलस खत्म होने पे आ गया रे, बधाई हो। क्या दुख हो रहा है? मजा आया? एक ही मैच में अच्छी चीज थी। अच्छा कैलकुलस जब नहीं पढ़ा था उससे पहले बहुत ऐसा बस तुमने सुना होगा मार्केट में रहता है कि कैलकुलस हार्ड होता है, हार्ड होता है। बहुत हार्ड होता है, पढ़ोगे तो आ जाएगा, पर हम पढ़ते नहीं। हाँ तो अभी कैसा लगा? हार्ड की इजी? इंटीग्रल टफ है, डिफरेंट, वो भी डिफरेंट, डेफिनेट इंटीग्रेशन हार्ड है बहुत। डेफिनेट हार्ड है वो, तो अभी तुमने सॉल्व नहीं किया ना, पर समझने के लिए हार्ड है नहीं। और डिफरेंशियल कैलकुलस तो इजी में काउंट होता है ना, लिमिट विमिट तो यार अच्छे से आता है ना। फंक्शन भी टफ है, फंक्शन भी हार्ड है। मतलब इतना भी डरने का जरूरत नहीं रहता है कैलकुलस से। कैलकुलस अच्छा चीज है, मतलब मेरा तो फेवरेट सेक्शन है भाई, लगा भी होगा पढ़ाते टाइम में भी, मुझे तो पसंद है। हाँ इंटीग्रेशन पसंद है मेरे को एवडी भी बहुत पसंद है, एवडी में बहुत मजा आता है यार। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया यार, चलो आखिरी टॉपिक। हाँ थोड़ा बुरा लग रहा है यार, कैलकुलस का एंड पे आ गए, फेयरवेल पार्टी। तो अब फेयरवेल में करना क्या पड़ेगा? जितना सब पढ़ा ना सबको याद करते हैं ना, पूरा शुरू से कहानी ऐसे होता है ना। हाँ यही कहानी होती है, पूरा जर्नी है बस। क्या कुछ डाउट है? मतलब यहाँ पे जब हम उसकी एवरेज लेंथ निकाल रहे हैं, हाँ। तो हमने सीधा x का लिमिट 8 से 2a कर दिया, तो y पर ये बोल रहा है कि मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। हाँ तो किया ना हमने। हाँ पर क्यों ये मैं समझा। अरे ऊपर का नीचे दोनों साइड का है ना वाई कोऑर्डिनेट। पर जब हम सीधा x का लिमिट डाल देते तो ये ऑटोमेटिकली। नहीं ना, सिर्फ ऊपर ऊपर का आएगा ना, आपने पॉजिटिव वाई लिया ना,
नीचे वाले स्ट्रिंग का वैल्यू कितना होता है? हाँ वही होगा, सेम होगा बाइट। अरे अरे एक बहुत बेसिक सा डाउट आ रहा है यार इसको। अच्छा मुझे ये एरिया निकालना है, चलो ये कुछ कर ले लिया मैंने, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ पे ये 2 से लेके 8 तक का एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे? किसको इंटीग्रेट करेंगे? इंटीग्रेशन 4x dx। 2 टाइम्स। क्यों? अच्छा मुझे सिर्फ मान लो कि ऊपर वाला नहीं चाहिए था, यहाँ से एक और लाइन जा रही है, ठीक है। ये मान लो y इज इक्वल टू, ये 2 पे कितना आएगा 8 ना, तो ये y इज इक्वल टू 3 ले लो। नहीं 3 तो छोटा हो जाएगा ना, 2√2 y इज इक्वल टू 3/2 ले लो। 2√2 3/2 से ज़्यादा होता है? हाँ होता ही होगा, 2√2 तो 2 से ज़्यादा हो गया। तो y इज इक्वल टू -3/2। अबे यार क्वेश्चन ही बन गया तो ठीक है चलो। ये y एक्सिस, इधर में x एक्सिस, y इज इक्वल टू -3/2 और इस ग्राफ का स्मॉलर वाला एरिया चाहिए, ये चाहिए मुझको। तो क्या करेंगे? अपर माइनस लोअर में, अपर कर्व किसको ले लें? -4√x। लाइन को ये ना बेटा, अपर कर्व में ये √x कहाँ से आया, दिख नहीं रहा क्या है? मैं लोअर बोला, अच्छा ठीक है। झूठ बोल रहा है, चलो अपर ही बोल रहा था। अपर इज -3/2, बट लोअर कितना आएगा? लोअर का तो -2√x ना। इसका लिमिट मुझे यहाँ पे x का वैल्यू 2 से लेके 8 तक लगाऊंगा, यही कहानी है। तो अब अगर मुझे, हाँ ये एक कहानी हो गई, ये क्वेश्चन खत्म। अभी लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमें ऊपर का भी इंटीग्रेशन चाहिए था, नीचे का भी रिक्वायर्ड था। तो अगर आप अपर माइनस लोअर करोगे तो ये, अरे वो प्लस माइनस दोनों का तो 2x माइनस ऑफ -2√x ऐसा काम किया है। आ गया समझ आ गया। कुछ तो गड़बड़ कर दिया ना? नहीं सब समझ आ गया। सब सही किया? हाँ तो सब समझ में आ गया ना। तो ये 2 टाइम्स ऑफ 2√x हो गया। लास्ट क्लास ही किया था, सॉरी। एक्चुअली x एक्सिस जब होता है तब भी आप अपर कर्व माइनस लोअर कर्व ही कर रहे हो, पता है ना। बस लोअर कर्व उस केस में ये मतलब x एक्सिस का वैल्यू 0 है तो f ऑफ x माइनस 0 ही हुआ, वो भी अपर कर्व माइनस लोअर कर्व है। तो वो चीज वहां पे भी काम आ ही रही है, ठीक है।